प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायकाचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। पिछले वीडियो में हमने फेज स्पेस कला आकाश के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो देखिए, इसमें माना m द्रव्यमान का एक कण है, बल नियतांक k की स्प्रिंग के साथ जुड़कर सरल आवर्त गति करता है। तो किसी क्षण पर, किसी टाइम पर जो कण है उसकी कुल ऊर्जा हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में, ये m द्रव्यमान का कण है जो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में इसकी जो पोजीशन है वो r0 है और दूसरी जो पोजीशन है इसकी वो है r। तो विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा, r माइनस r0। ठीक है। तो देखिए, कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvx² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। यहाँ पर ये जो है x है वो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, और जो किसके बराबर है, r माइनस r0 के बराबर। अब इस वाले जो समीकरण है इसको 1/2 mvx² को m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा m² vx²। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा px²। तो यहाँ पर p क्या होता है, संवेग। ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, E = px²/2m प्लस 1/2 kx²। इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है। जहाँ पर विस्थापन तो होता है x = r माइनस r0 और जो संवेग है px वो होता है mvx। ठीक है। अब समीकरण 1 को मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं। देखो, समीकरण 1 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, px²/2me प्लस kx²/2e = 1। ठीक है। यानी इसमें समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, e का भाग दे दीजिए। e का भाग देंगे, इधर तो 1 हो जाएगा, इधर px²/2me हो गया, प्लस इसमें करेंगे तो kx²/2e हो गया। अब देखिए, यहां से देखिए ये तो हो गया x² और k को मैं नीचे ले आता हूं, तो x²/2e/k हो जाएगा, प्लस px²/2me = 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो किसी नियत ऊर्जा E के लिए x और px तल में या कला निर्देशांक का काश में एक दीर्घवृत्त को निरूपित करता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो एक इलिप्स का है, दीर्घवृत्त का है, जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर अक्ष कितनी होगी, √2e/k, और सेमी माइनर अक्ष हो जाएगी √2me। ठीक है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x² प्लस px²/b² = 1, जहां पर a इतना होगा और b इतना होगा। यानी किसी क्षण दोलक की कला या स्थिति को दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी किसी टाइम पर उसकी जो दोलित्र की जो स्थिति होगी वो दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्थिति होगी उसकी। तो हम क्या कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु द्वारा व्यक्त किया जा सकता है किसी क्षण पर दोलक की स्थिति को। अब देखिए, कला निर्देशांकाश में दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना हो जाता है, हम सभी जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त है उसका क्षेत्रफल होता है πab। तो a दीर्घ अक्ष और b है जो लघु अक्ष होती है उसकी। तो देखिए, a = क्या हो जाएगा, एरिया = πab, और पाई a का मान हमें पता है √2e/k और b का मान पता है √2me। इसको हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, a = 2πe × √m/k।
इसको नाम दिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए, एक विमीय सरल आवर्ती दौलित्र प्रत्यानयन बल के अधीन गति करता है, यानी Fx इक्वल टू ma और ये बराबर होता है माइनस kx। क्या चीज है? प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स। तो इस इक्वेशन को हम किस प्रकार ले सकते हैं? तो ma के स्थान पर मैं ले सकता हूं d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0, या d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m x इक्वल टू 0, या d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस, अब k बाई m है उसको मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब जहां पर ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा? अंडर रूट k बाई m। ठीक है। तथा कंपन की जो आवृत्ति है वो कितनी हो जाएगी? तो देखो, ओमेगा नॉट जो होता है वो होता है 2 पाई न्यू के बराबर, और ओमेगा नॉट हमने कैलकुलेट किया है किसके बराबर है? अंडर रूट k अपॉन m। तो न्यू से जो फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी हमारे पास न्यू इक्वल टू, हल करेंगे इनको तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m। तो कंपन की आवृत्ति हो जाएगी फ्रिक्वेंसी। ठीक है। अब देखिए, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब मैं यूज कर रहा हूं समीकरण 3 व 4 से, शून्य से ई ऊर्जा तक मानों के लिए कला निर्देशांकाश का क्षेत्रफल कितना होगा? जब एनर्जी कितनी हो? शून्य से ई तक, तब जो कला निर्देशांकाश है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यहां से देखिए समीकरण नंबर 3 से, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। तो जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला हमारे पास यही है, a इक्वल टू 2 पाई ई इंटू अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है। तो समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 4 को देखिए। ये समीकरण 4 है, तो समीकरण 3 और 4 का यूज करके हम क्या ले सकते हैं? a इक्वल टू ई अपॉन न्यू। ठीक है। तो इसी प्रकार ऊर्जा E से E प्लस डी के लिए कला निर्देशांकाश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? dA इक्वल टू डी अपॉन न्यू। ठीक है, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है dE और न्यू आवृत्ति इतनी होगी, तो कितना हो जाएगा? dA इक्वल टू डी अपॉन न्यू। अब एक विमीय सरल आवर्ती दौलित्र के लिए कला निर्देशांक में स्थित किसी कला कोष्ठिका का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? dx dpx इक्वल टू h। जो हम कला आकाश कला निर्देशांक के जो टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? h के बराबर। तो अतः m द्रव्यमान व न्यू आवृत्ति के, देखिए m द्रव्यमान व न्यू आवृत्ति के सरल आवर्ती दौलित्र के लिए शून्य से ऊर्जा ई परास में उपस्थित कला कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? कि कला आकाश का क्षेत्रफल अपन कला कोष्ठिका का क्षेत्रफल। तो कला आकाश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ई अपॉन न्यू, और कला कोष्ठिका का जो क्षेत्रफल है वो है h। तो कितना हो जाएगा? ई अपॉन h न्यू। तो ऊर्जा परास, शून्य से ई ऊर्जा परास में कला कोष्ठिकाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? ई अपॉन h न्यू। ठीक है। इसी प्रकार ऊर्जा परास E से E प्लस डी के मध्य एक विमीय दौलित्र के लिए कला कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी? dE अपॉन h न्यू। ठीक है। तो इस प्रकार ऊर्जा परास में हम सरल आवर्ती दौलित्र के लिए कला कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ वन डायमेंशनल। अगर त्रिविम की बात करें, 3D की बात करें, तो उसमें त्रिविम में मुक्त कण के लिए ऊर्जा परास शून्य से ई के मध्य कला कोष्ठिकाओं की जो संख्या है वो किस प्रकार होगी वो देखिए। कला निर्देशांक में कण की जो सूक्ष्म अवस्थाओं को हम 3 स्थिति निर्देशांक और 3 संवेग निर्देशांक हैं px, py, pz द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जो कला कोष्ठिका है उसका आयतन कितना होता है? dτ इक्वल टू dx dy dz,
dpx dpy dpz। क्योंकि हम जानते हैं dx dpx इक्वल टू h के, और dy dpy इक्वल टू h और dz dpz इक्वल टू h होता है। तो ये डी टाउ कितना हो जाएगा, h की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया कला कोष्टिका का आयतन। और कला निर्देशांक का संपूर्ण आयतन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसमें से 3 इंटीग्रेशन इसके आएंगे, 3 इंटीग्रेशन इसके आएंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx dy dz, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम v से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, इंटीग्रेशन dpx dpy dpz। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए कला कोष्टिकाओं की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, कला निर्देशांक का आयतन और कला कोष्टिका का आयतन। तो v इंटीग्रेशन dpx dpy dpz अपॉन h की पावर क्यूब। अब देखो ऊर्जा प्रास 0 से e के मध्य संवेग के जो संभव मान होंगे वो 0 से p के मध्य होंगे। जो संवेग समष्टि में, यानी संवेग का जो आकाश है उसमें p त्रिज्या के गोले को निरूपित करता है। तो यानी 0 से लेकर p तक ये मान होंगे। तो ये जो मान है 0 से लेकर p तक होंगे, तो ये जो है एक स्फीयर के मध्य होंगे, यानी कोई सा भी मान इसका संभव हो सकता है 0 से p के मध्य। ठीक है, तो ये जो है वो p त्रिज्या के जो गोले के अंदर जो मान होंगे उनको ये निरूपित करेगा। तो इंटीग्रेशन dpx dpy dpz क्या हो जाएगा, ये p त्रिज्या का गोला है तो इसका जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, 4/3 पाई p क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बिंदु होंगे उन सबको ये रिप्रेजेंट करेगा, वो सभी इसके संभव मान हो सकते हैं। या इंटीग्रेशन dpx dpy dpz इक्वल टू 4/3 पाई, और जो p का मान है वो हमने यहाँ से रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि e इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो p का मान कितना हो जाएगा, p इक्वल टू √2me। तो √2me करेंगे तो ये पावर 3/2 हो जाएगी। तो 4/3 पाई इंटू 2me की पावर 3/2। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऊर्जा परास 0 से e के मध्य कला कोष्टिकाओं की जो संख्या है वो इतनी हो जाएगी 4πv ब्रैकेट 2me की पावर 3/2 अपॉन 3h की पावर क्यूब। इतनी कला कोष्टिकाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलो धन्यवाद।